हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीआईबी रिटेल बैंकिंग का मॉड्यूल बी का यूनिट 4, जिसमें कि हम लोग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देना है रिटेल प्रोडक्ट का ओवरव्यू। तो जो रिटेल प्रोडक्ट्स के लिए जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं वो या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड और जिनकी रेगुलर इनकम होती है उनको यहाँ पे टारगेट किया जाता है। तो इन केस ऑफ रीपेमेंट जो कैश फ्लो अकाउंट में आता है वो या तो उनके सैलरी के बेसिस पे आ सकता है या फिर बिजनेस पे या फिर अदर एक्टिविटीज के बेसिस पे ही जो कैश फ्लो आएगा उसी को हम लोग रिटेल प्रोडक्ट्स ओवरव्यू के लिए सिलेक्ट करते हैं। बैंक फिनेंस फॉर परचेज ऑफ हाउस, व्हीकल्स, ये सारी जो है वो रिटेल प्रोडक्ट के अंदर आएंगी। बैंक जो है इंडिविजुअल कस्टमर के साथ जब डील करेगा तो इसी को हम लोग रिटेल बैंकिंग कहते हैं। तो रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स है फ्रेंड, उसमें रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, रिटेल एसेट प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो इंक्लूड है, जिसमें लाइबिलिटी प्रोडक्ट में सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, ये सारी चीजें आती हैं। और एसेट में क्रेडिट प्रोडक्ट्स में जो है वो है पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स एंड अदर रिटेल लोन्स। अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो हमारे एडीसी चैनल है या जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज यानी डीमेट अकाउंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स लाइक लाइफ एंड नॉन लाइफ पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स, रिटेल सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ईटीसी। तो मेनली टारगेट कस्टमर हमने देखा फ्रेंड्स कौन कौन हो सकते हैं रिटेल बैंकिंग में। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ज्वाइंट बोरोवर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज ऑफ प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती है, कंपनीज हो सकती है, एनआरआई, एचयूएफ, ट्रस्ट, एसोसिएशंस। अभी अप्रूवल प्रोसेस क्या है रिटेल लोन्स का? तो रिटेल लोन्स में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। जब भी कोई बोरोवर जो है आपके पास लोन लेने के लिए आता है तो जो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं वो हम लोग उससे फॉर्म फिलअप कराते हैं। उसके बाद स्कोरिंग सीट, ये जो स्कोरिंग सीट होती है इसमें कुछ टेम्पलेट्स जो है वो प्रिपेयर किए हुए होते हैं जिसको कि हमें फिलअप करना होता है, और उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि बोरोवर जो है वो हमारे एलिजिबिलिटी के अंदर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोरोवर जो है क्वालिफाइड है कि नहीं है। इसके अलावा हम लोग उसका केवाईसी नॉर्म्स लेते हैं। केवाईसी नॉर्म्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फ्रेंड। उसके बाद केवाईसी के बाद हम लोग देखते हैं ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस में क्या होता है कि केवाईसी जो है ये कभी भी थर्ड पार्टी से नहीं करानी है, केवाईसी को कभी भी उसमें रिलैक्सेशन नहीं देना है। और ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है कि हम लोग जो भी इंक्वायरी या जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमने लिया है फॉर कस्टमर के वेरिफिकेशन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, तो उसको और जो है डिटेल में इंक्वायरी करना या इन्वेस्टिगेशन करना, उसको हम लोग ड्यू डिलीजेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्यू डिलीजेंस के बारे में बोल रहा है कि ड्यू डिलीजेंस वेयर इन द एप्लीकेशन डिटेल्स आर थॉरली वेरीफाइड, यानी कि जो भी एप्लीकेशन में बोरोवर ने डिटेल्स दिया है उसको थॉरली वेरीफाई करना। इन द केस ऑफ हाउसिंग लोन, जैसे अगर हाउसिंग लोन का केस है तो वहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन, जो भी प्रॉपर्टी डेवलपर है उसकी मार्केट स्टैंडिंग अच्छी है कि नहीं है, वो डिलीवरी देने में प्रॉम्प्ट है या नहीं है, प्रोजेक्ट जो है वो जो हमारा रियल इस्टेट एक्ट 2016 रेरा एक्ट के अंदर रजिस्टर है कि नहीं है। रेरा एक्ट अभी कुछ स्टेट्स में जो है वो मैंडेटरी है फ्रेंड्स। और व्हीकल लोन्स जैसे अगर दे रहे हैं तो व्हीकल लोन्स में जो व्हीकल का इन्वॉइस है उसको कलेक्ट करना, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना। एजुकेशन लोन में जो भी एडमिशन एंड फी डिटेल्स स्टूडेंट जो है सबमिट कर रहा है उसको वेरीफाई करना। तो ये सारी पार्ट जो है वो ड्यू डिलीजेंस में आते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं जो हमें ड्यू डिलीजेंस में देखनी होती है फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे पहला हो गया केवाईसी विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। जो भी बोरोवर ने पैन सबमिट किया है उसको आईटी वेबसाइट से वेरीफाई करना। क्रेडिट रिपोर्ट वेरिफिकेशन, जैसे सिबिल, क्रीफ, इक्विफैक्स वगैरह हम लोग निकालते हैं तो उसको वेरीफाई करना। उसके बाद उसके रेसिडेंशियल एड्रेस को हाउस विजिट करके इंश्योर करना। उसने जो मोबाइल नंबर दे रखा है जो भी उसका ऑफिस का या घर का, उसके ऊपर कॉल करके उसको वेरीफाई करना। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसने एज ए सिक्योरिटी या कोलेट्रल दी है तो उसका इंस्पेक्शन करना और उसको वेरीफाई करना। टाइटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये जो हम लोग लीगल सर्च कराते हैं प्रॉपर्टी का फ्रेंड्स लोन देने के पहले, उसी को टाइटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉपर्टी कहते हैं। तो उसको चेक करना।
फिर वैल्यूएशन ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय अ बैंक अपॉइंटेड वैल्यूअर, बैंक का जो अपॉइंटेड वैल्यूअर होता है उससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाना कि उसकी मार्केटेबिलिटी कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये सब जो है वो वैल्यूअर निकाल के देता है। फिर है वेटिंग ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बाय द बैंक्स लीगल एडवाइजर। उसके बाद जब लोन हम लोग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो जो हमारा लीगल एडवाइज़र या लॉ ऑफिसर जो भी है उससे उस डॉक्यूमेंट को वेटिंग कराना, ताकि इन फ्यूचर अगर जो है डॉक्यूमेंट कोई अगर सूट फाइल के लिए जाए या कोई चैलेंज करे उसको, तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट है कि नहीं, ये जो है लीगल एडवाइज़र को डिसाइड करना होता है। अभी क्वांटम ऑफ लोन, किसी भी बोरोवर को जब हम लोन देते हैं तो उसका क्वांटम जो है वो कितना होना चाहिए, तो ये नॉर्मली जो है फ्रेंड प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है या फिर किसी इंडिविजुअल के इनकम से रिलेटेड होता है। तो क्वांटम जो है, अगर हम पर्सनल लोन दे रहे हैं पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो ये नॉर्मली जो है 12 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम होता है। और अगर कार लोन के केस में हम लोग दे रहे हैं तो ये 4 टाइम्स द एनुअल इनकम होता है। और हाउसिंग लोन के केस में 48 टू 60 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम होता है। दिस मल्टीप्लाइज कुड वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, ये बैंक टू बैंक वेरी भी करता है। मार्जिन, मार्जिन पार्ट होता है वो होता है फ्रेंड जो एक प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो बोरोवर अपनी तरफ से जो अमाउंट पे करता है उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन जो है वो 15 टू 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट होना चाहिए। ये अलग अलग लोन में अलग अलग तरह से होता है। फिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है ये अलग अलग बैंक के बेसिस पे जो है डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू लोन। अभी है रिपेमेंट पीरियड, किसी भी लोन में रिपेमेंट पीरियड का क्या मतलब है, तो रिपेमेंट पीरियड जो है वो 3 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन दी पर्पस ऑफ लोन। जैसे अगर पर्सनल लोन है तो उसके लिए 1 to 3 ईयर्स का टाइम दिया जाता है। ऑटो लोन्स जो है वो 5 to 7 ईयर्स तक के लिए होता है। हाउसिंग लोन के केस में ये 5 to 30 ईयर्स तक जो है हाउसिंग लोन हो सकता है। उसके बाद होता है कि बोरोवर जो सैलरीड क्लास या जो बिजनेस क्लास जो भी है उनका जो बोरोइंग है तो उसका कितना परसेंट तक वो लोन में एज अ ईएमआई रीपे कर सकते हैं और कितना उनका नेट टेक होम सैलरी होना चाहिए। तो उनका जो नेट टेक होम सैलरी है वो सारे डिडक्शन इंक्लूडिंग लोन रिपेमेंट जो उसका प्रपोज्ड ईएमआई है उसको लेने के बाद उसका जो एक मिनिमम पोर्शन है वो नेट टेक होम पे होना चाहिए। नॉर्मली ये फ्रेंड 40% होता है नॉर्मली केस में। दिस इंश्योर्स दैट पीपल डू नॉट रिसोर्ट टू एक्सेसिव बोरोइंग, इसका मतलब ये है कि जो बोरोवर है वो एक्सेसिव बोरोइंग नहीं कर पाए, इसलिए जो ये नेट टेक होम सैलरी का जो क्लॉज होता है ये लोन्स में हम लोग लेते हैं। इसके अलावा बैंक जो है लोन्स में प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, मॉर्गेज चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, इंसिडेंशियल चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, रिन्यूअल चार्जेस जो है वो बोरोवर के ऊपर चार्ज करती है। अभी सैंक्शन के बाद अदर फॉर्मेलिटीज भी बैंकों को फॉलो करनी होती है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएशन ऑफ चार्जेस, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन दिया हुआ है तो उस पर बैंक का चार्ज क्रिएट करना, उसी को क्रिएशन चार्जेस कहते हैं। फिर इंस्पेक्शन करना यानी कि पोस्ट सैंक्शन इंस्पेक्शन, प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन भी जरूरी है, पोस्ट सैंक्शन इंस्पेक्शन भी जरूरी है। इससे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि बोरोवर ने जिस पर्पस के लिए फंड लिया है वो एक्चुअली उसी के लिए यूटिलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद अदर टर्म्स एंड कंडीशंस के कंप्लाइंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो देखना सैंक्शनिंग अथॉरिटी का काम होता है। अब ये कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि कस्टमर सेगमेंट जो है उनको इनकम लेवल के बेसिस पे जो है डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे इनकम लेवल्स दिए हुए हैं, ये रुपीज़ इन लैक्स है और ये कस्टमर का सेगमेंट है। तो 2 से 10 लाख तक के इनकम लेवल के कस्टमर को मास मार्केट सेगमेंट में रखा गया है। 10 to 50 लैक्स को मास एफ्लुएंट, 50 लैक्स टू 4 करोड़ सुपर एफ्लुएंट, 4 करोड़ टू 40 करोड़ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उसके बाद 4 करोड़ टू 120 करोड़ सुपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और अबव 120 करोड़ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट 3 सेगमेंट है फ्रेंड्स, ये मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है बैंकों के लिए उनके रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव्स के लिए। फिर नेक्स्ट है रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ब्रीफली एक्सप्लेन। तो जो फंडामेंटल एजम्पशन होता है अबाउट कस्टमर फॉर बिल्डिंग रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स वो क्या क्या है,
तो बैंकों में जो कस्टमर आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के कस्टमर होते हैं, उनके नीड जो है वो डिफरेंट होते हैं। हर कस्टमर के पास डिफरेंट सेट होते हैं नीड्स के। उनके रिक्वायरमेंट जो है कस्टमर के फिनेंशियल सर्विसेज के लिए भी अलग अलग हो सकते हैं। कस्टमर जो है उनको ब्रॉडली ग्रुप्ड किया गया है उनके नीड के बेसिस पे। उनको ग्रुप भी किया गया है उनके इनकम पे बेसिस पे, उनके एज, ज्योग्राफी, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन, जेंडर एंड फैमिली साइज के बेसिस पे। और प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं ये उसी तरह से डेवलप्ड किए गए हैं, या तो उनके सिंगल नीड को लेकर या फिर उनके कॉम्बिनेशन ऑफ नीड्स को लेकर। प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो जो है स्ट्रक्चर ऑन ए नीच बेसिस उनको बनाया जाता है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जिसमें कि मैस्लो थ्योरी जो है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग उसको ले सकते हैं। जहाँ इसमें बोला गया है कि लोग जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं किस लिए, अपने नीड को अचीव करने के लिए। जब उनका एक नीड फुलफिल हो जाता है तो वो फिर दूसरे नीड के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो मैस्लो का हायरार्की मॉडल है फ्रेंड्स, उसमें 5 स्टेज मॉडल जो है दिया गया है। ये हमने एबीएम का जो हमारा मॉड्यूल सी का चैप्टर किया था वहाँ भी हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे ये जो कस्टमर के नीड के बेसिस पे, मतलब बैंक में कस्टमर के नीड के बेसिस पे क्या क्या कैटेगराइजेशन होना चाहिए, वहाँ यहाँ पे हम लोग उसको वैसे देखेंगे। तो यहाँ पे जो 5 स्टेज डिवाइडेड किए गए हैं मॉडल में, वो है साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और ये जो है एक पिरामिड की तरह होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल नीड्स जो है नीचे है, और ये जैसे जैसे ऊपर होता जा रहा है इसका वैल्यू भी जो है वो कम होता जा रहा है। तो साइकोलॉजिकल के बाद सेफ्टी, सेफ्टी के बाद सोशल, सोशल के बाद बिटवीन नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो यहाँ पे देखिए इसका प्रोडक्ट नीड लेवल और मैचिंग बैंकिंग प्रोडक्ट जो है वो दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो साइकोलॉजिकल नीड्स, जो सबसे बेसिक नीड्स होता है कस्टमर को, उसको हम लोग साइकोलॉजिकल नीड्स में रखते हैं, जिसमें कि कोर सेविंग अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाउसिंग लोन, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर हो गया सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, यानी कि जो कस्टमर अपने सेफ्टी के लिए या फ्यूचर प्लानिंग के लिए अगर कुछ करते हैं तो वो जो है इसमें आता है, जैसे आरडी, एफडी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड। तो ये सारे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स के प्रोडक्ट हो गए। फिर होता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में कंज्यूमर लोन्स, पर्सनल लोन, होम लोन्स, कार लोन्स, इंश्योरेंस कवर, रिटेल गोल्ड लोन, हेल्थ पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल नीड्स में आ गई। फिर है स्टीम नीड। स्टीम नीड्स में आता है स्पेशल टर्म डिपॉजिट, मतलब कस्टमर को जिसकी स्पेशली कुछ ज़रूरत पड़े तो उसको हम लोग स्टीम नीड्स में रखते हैं। तो स्पेशल टर्म डिपॉजिट हो गया, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया, कस्टमर को सेकंड हाउसिंग लोन अगर चाहिए, होम इम्प्रूवमेंट चाहिए, होम डेकोर लोन चाहिए, तो ये सारी स्टीम नीड्स होती है। फिर नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी कि ये जब आपके सारे नीड्स जो है कंप्लीट हो गए, ये आपको एक तरह से जो सुपरफिकेशन स्टेज होता है उसको हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। तो इसमें जैसे पेंशनर लोन हो गया, रिटायरमेंट सॉल्यूशन इन बैंकिंग एंड पेंशन प्लान इन इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, तो ये सारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर आएंगे। अभी कस्टमर रिक्वायरमेंट में सर्विस क्वालिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले जो फ्रेंड बैंक का जो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर हैं उनके बैंक के प्रति क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये देखना बैंक का काम है। तो इसको भी यहाँ पे 5 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया गया है। ये भी 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला तो है टेंजिबल। टेंजिबल्स का मतलब होता है कि अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, यानी कि बैंक का जो अपीयरेंस है अपने कस्टमर्स के प्रति वो कैसा है, वहाँ पे वो क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इक्विपमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें टेंजिबल में आएंगी। फिर है रिलायबिलिटी, मतलब कि बैंक का जो रिलायबिलिटी है वो क्या है अपने कस्टमर्स के प्रति, वो उसने जो प्रॉमिस किए हैं उसको परफॉर्म करने में, उसको सही से एक्यूरेटली देने में बैंक कितना जो है कैपेबल है। फिर है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि आप कितने विलिंगनेस है अपने कस्टमर को हेल्प करने में, उनको प्रॉम्प्ट सर्विस प्रोवाइड करने में, तो मतलब आप कितना स्पीडली रिस्पॉन्स करते हैं, यहाँ पे आपके रिस्पॉन्स के बारे में बात कही जा रही है। फिर है एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब है कि यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट है, कॉम्पिटेंसी, कर्टसी,
क्रेडिबिलिटी एंड सिक्योरिटी, यानी कि आप कितना कॉम्पिटेंट है, आप में कितना स्किल है, नॉलेज है अपने सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए। कर्टसी का मतलब आप कितने पोलाइटली बिहेव करते हैं, फ्रेंडलीनेस इन्वायरमेंट में अपने कस्टमर को कांटेक्ट करते हैं। फिर है क्रेडिबिलिटी, यानी कि आप कितना ट्रस्ट वर्दीनेस है आपके अपने सर्विस प्रोवाइडर के प्रति। और लास्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब कि वहाँ पे कस्टमर को कितने फ्रीडम और रिस्क एंड डाउट की क्लैरिटी रहती है, वो सिक्योरिटी के पार्ट में आएगा। फिर है इम्पैथी। इम्पैथी में आपका एक्सेस, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। एक्सेस में है कि आपका ईज ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है कस्टमर को अप्रोच करने का। कम्युनिकेशन यानी कि आप जिस लैंग्वेज में इन्फॉर्म कर रहे हैं वो कस्टमर को अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। उसके बाद आप जो भी एफर्ट लगा रहे हैं अपने कस्टमर के नीड्स को जानने में, उसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर में लेते हैं। फिर है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिस्फैक्शन लेवल। इसके लिए फ्रेंड्स जो सबसे पहला चीज होता है कि कस्टमर सर्विस क्वालिटी को देखना। इसी से हमें पता चलेगा कि हमारी कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है और उनका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। तो इसके लिए करीब स्टडी किए गए 20,000 कस्टमर्स के लिए, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव था कि कस्टमर सर्विस क्वालिटी को मेजर करना। तो इसमें जो है 3 पैरामीटर्स लिए गए, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, एडवोकेसी और लॉयल्टी। तो ये जो तीनों मेजर्स लिए गए इनको रेटिंग दिया गया और ये रेटिंग जो है अबव 80% फॉर ऑल 3 सेगमेंट्स जो है वो देखने को मिला। तो जब भी कस्टमर को उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया कि लास्ट 1 to 2 ईयर्स में उन बैंकिंग में जो चेंजेस आए हैं उससे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो 2/3 कस्टमर जो है उनका कहना था कि ये इम्प्रूव हुआ है। और ऑलमोस्ट 9 out of 10 सेविंग्स अकाउंट एंड होम लोन कस्टमर फाइंड एक्सीलेंट वैल्यू इन द रिस्पेक्टिव बैंक ऑफरिंग। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो सेविंग्स अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड का जो ये है सेटिस्फैक्शन इंडेक्स वो अच्छा है। और पब्लिक सेक्टर बैंक का होम लोन और फॉरेन बैंक का होम लोन और क्रेडिट कार्ड। फिर है सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी में यहाँ कुछ खास नहीं दिया हुआ फ्रेंड्स। सर्विस क्वालिटी में वही है कि आपकी सर्विस कितनी इफेक्टिवली है, आप कितने जो है क्वालिटी अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कितना टाइम बाउंडेशन जो है उसको टैट जो है हमारा उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सर्विस क्वालिटी में आती हैं। फिर है फीचर मेजर्स नीडेड टू इन्हेंस सर्विस क्वालिटी। अब अपने सर्विस क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, तो सबसे पहला चीज़ जो है वो है ट्रांजैक्शन टाइम को इम्प्रूव करना। फिर है जो भी कस्टमर को आप ऑफर कर रहे हैं उनकी जो नीड है उनको फिर से रिलुक करना और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने ऑफर्स को जो है डेवलप करना। फिर है लैक ऑफ एडिक्वेट चैनल इज फेल्ड बाय कस्टमर इन एड्रेसिंग हिज नीड टू रिलुक एट करंट चैनल्स एंड देयर ईज ऑफ एक्सेस। जो भी अभी करंट एडिक्वेट चैनल है उनको फिर से रिलुक करना और बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अभी होम लोन्स में क्या क्या देखना है, पीएसयू बैंक जो है वो रैंकिंग में 2nd पोजीशन पे है सर्विस क्वालिटी में हाउसिंग लोन्स के लिए। तो पीएसयू बैंक जो है उनको एक एवरेज जो क्लस्टर है उसके एबव आके काम करना है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे काम करना है। उसके बाद बैंकों को जो है टच पॉइंट के बेसिस पे काम करना है, होम लोन के पैरामीटर्स को जो है इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन चैनल को डेवलप करना है, लोन डिसबर्समेंट टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड हाउसिंग लोन में कि लोन डिसबर्समेंट टाइम जो है वो अभी विदिन 14 डेज जो है वो डिसबर्स करना होता है। तो बैंकों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इस टाइम नॉर्म्स को फॉलो करें और कवर अप करें। कस्टमर माइंड स्पेस इमेज मैप, द बैंक डिफ्रेंशिएटेड ऑन रिस्पॉन्सिवनेस एंड कस्टमर सर्विस अमॉन्गस्ट इज कस्टमर। यानी कि अगर आप कस्टमर को अच्छा सर्विस देंगे तो उनका भी एक माइंडसेट होता है कि हाँ इस बैंक की सर्विस अच्छी है, तो वो आपके साथ जो है बिजनेस कंटिन्यू करना पसंद करेंगे। नेम ए मेजर्स नीडेड टू इन्हेंस सर्विस क्वालिटी, यानी कि अपने सर्विस क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो बैंकों को जो है उनका जो स्ट्रेंथनिंग परफॉर्मेंस एरिया है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट फीचर्स हैं उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन जो है वो देना चाहिए। जो भी अपने प्रोएक्टिव कस्टमर है उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो सिस्टमिक अप्रोच के थ्रू जो है वो बढ़ाना चाहिए। कस्टमर फ्रेंडली मॉड्यूल होना चाहिए ब्रांच नेटवर्क में। स्कोर कंपैरेटिवली लोअर ऑन हैंडलिंग स्पेशल रिक्वेस्ट।
नीड टू रीओरिएंट एम्प्लॉयज़, उनको एम्प्लॉयज़ जो है उनको रीओरिएंट करना है, तो वो कैसे होगा, उनको ट्रेनिंग, रिव्यूज़ और जो भी सर्विस टाइमिंग है उसके बारे में उनको ग्रूम करना। अभी नेक्स्ट है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम बैंक। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम बैंक क्या क्या है, राइट प्रोडक्ट मिक्स टू सेटिस्फाई डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स, बैंकों के पास जो है सही प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि वो डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को सेटिस्फाई कर सकें। राइट चैनल मिक्स होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम होना चाहिए, जो भी डिलीवरी ऑफ द प्रॉमिस है वो आपका इन टाइम होना चाहिए, सर्विस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सर्विस चार्जेस होनी चाहिए, आपका एम्बियंस जो है ब्रांच का वो अच्छा होना चाहिए, और इफेक्टिव एंड टाइम बाउंड ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म होना चाहिए। यानी कि कस्टमर की अगर कोई ग्रीवेंस है या कंप्लेन है तो उसका जो रिडर्सल है वो अभी नॉर्मली जो है वो 3 दिनों में होना चाहिए फ्रेंड्स, तो वो मैकेनिज्म जो है वो इफेक्टफुली जो है टाइम बाउंड के अंदर मैनेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।